अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा है लेक्चर नंबर 17। इससे बिल्कुल पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ना शुरू किए थे। हमने देखा था कि न्यूटन ने अपने लॉज के अंदर कैसे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को फोर्स के साथ रिलेट किया है और 3 लॉज दिए, जिनमें से पहला लॉ हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। आज की क्लास में हमने सेकंड और थर्ड लॉ को देखना है और उससे रिलेटेड जितने तरीकों के सवाल माजी में पूछे जा चुके हैं, चाहे बोर्ड्स में, चाहे एमडी कैट में, चाहे ई कैट में, वो सब हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करने। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करें। चलो हेडिंग लगा लो अपने पास, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा चैनल है जिसके ऊपर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस वही हैं, आपने कोशिश करनी है एक गो में लेक्चर लो आप पूरा। ठीक है, चलो बेटे, जब हम लोगों ने न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिनको जल्दी से रिवाइज कर लो। हमने ये देखा था कि आपके पास न्यूटन अपने लॉ में क्या कहता है, पहले लॉ में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ये कहता है कि भाई अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो ये ऑब्जेक्ट सारी जिंदगी ऐसे रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। क्लियर है? अनबैलेंस फोर्स से क्या मुराद होती है? अनबैलेंस फोर्स से ये मुराद है, ये लेट से मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट बी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 6 न्यूटन की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डब्बा कहाँ जाएगा तो आप बोलोगे भाई डब्बा वहां जाएगा जहां बड़ी फोर्स उसे ले जाना चाहती है। बड़ी फोर्स कौन सी है 10 और 6 में से? ऑब्वियस सी बात है, बड़ी फोर्स कौन सी है? 10 है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये कैसी है? ये वीक फोर्स है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि डब्बा वहां जाएगा जहां उसे बड़ी फोर्स ले जाना चाहती है, यानी कि डब्बा कहां जाएगा? राइट साइड पे जाएगा। अब अगर मैं पूछूं कि डब्बा कितनी फोर्स से आगे जाएगा तो क्या डब्बा 10 से आगे जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या डब्बा 6 से जाएगा? नहीं, डब्बा जाएगा अनबैलेंस की वजह से। अनबैलेंस क्या है? अनबैलेंस फोर्स भी निकालना सीखा था हमने, इसी को हम एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं, नेट फोर्स भी कहते हैं और रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं अनबैलेंस फोर्स? बड़ी फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स कितनी है? 10, वीक फोर्स कितनी है? 6। कितना बचा भाई? 4 न्यूटन। यानी कि ये जो 4 न्यूटन की फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इस डब्बे को आगे ले जाने के लिए। तो मैंने आपको यही चीज़ इस तरीके से भी पढ़ाई थी कि आप अगर थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि ये इस डब्बे के ऊपर जो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है वो इस तरह से लग रही है, एक 6 न्यूटन का कॉम्पोनेंट लग रहा है और एक 4 न्यूटन का कॉम्पोनेंट लग रहा है। भैया स्टिल है तो 10 ही न्यूटन ना। 6 न्यूटन कहाँ लग रहा है? सीधे हाथ पे। 4 भी कहाँ लग रहा है? सीधे हाथ पे। तो वेक्टर्स में पढ़ाया था, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? इनको जमा करके निकलता है। तो 6 और 4 जमा करो, कितना हुआ? 10 न्यूटन। अब देखो ये 6 इसको सीधे हाथ पे ले जाना चाह रहा है, ये 6 इसे उल्टे हाथ पे ले जाना चाह रहा है, यानी कि इस 6 से इस 6 का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नतीजे में इस डब्बे पे ऐसी कौन सी फोर्स बची जो कैंसिल नहीं हो पा रही? तो आंसर है 4 न्यूटन। यही बात मैंने यहां पे कही कि जो फोर्स, ये जो 4 न्यूटन की फोर्स है, दिस इज द अनबैलेंस फोर्स। ये कैसी फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है जो कि इस डब्बे को क्या करेगी? आगे लेके जाएगी। तो हमने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगे। फोर्स की बात नहीं हो रही, अनबैलेंस फोर्स की बात हो रही है। क्या मतलब यहां पे मान लो 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है और यहां से भी 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, डब्बा तब भी रेस्ट में ही लगेगा। आप बोलोगे सर आपने तो कहा था फोर्स लगेगी तो बॉडी मूव करेगी। मैंने एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स की बात की थी, अभी ये अनबैलेंस नहीं है। क्लियर है? अच्छा, तो हमने एक बात तो ये देखी थी कि अगर आप किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करना चाह रहे हो, स्टेट चेंज करना चाह रहे हो तो आपको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, यानी कि अनबैलेंस फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स होगी तो स्टेट चेंज हो सकती है। और हमने यही कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स होगी तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, यानी कि बॉडी एक्सेलरेट होगी। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है, सर न्यूटन ने कहा था अनबैलेंस फोर्स होगी तो बॉडी का स्टेट चेंज होगा, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में आएगी बॉडी।
अभी आप कह रहे हो अनबैलेंस फोर्स होगी तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब सर आपका भी दीन ईमान सेम नहीं है, कभी बोलते हो स्टेट चेंज होगी, कभी बोलते हो वेलोसिटी चेंज होगी। तो बेटे दोनों बातें एक ही तो हैं, फर्क थोड़ी है कोई। देखो स्टेट चेंज से क्या मुराद होती है समझो जरा। देखो अगर एक बॉडी रेस्ट में है और वो मोशन में आ जाए, इसका मतलब स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया, हाँ या ना भाई साहब। एक बॉडी रेस्ट में है और वो बॉडी मोशन में आ गई, इसका मतलब स्टेट क्या हुआ, चेंज हो गया। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक बॉडी मोशन में थी और वो बॉडी रेस्ट में आ गई, इसका मतलब स्टेट क्या हुआ, चेंज हो गया। भाई यही दो पॉसिबिलिटीज है ना स्टेट चेंज की। अब इसकी जरा कहानी समझो। अगर एक बॉडी रेस्ट में थी, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर वो बॉडी मोशन में आ गई, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस जीरो नहीं होगी। 1 2 3 4 5 100 200 250 कुछ भी हो सकता है। तो गोया आपने क्या किया, आपने फोर्स लगाई, आपने क्या करा, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई और उसने बॉडी की वेलोसिटी जीरो से क्या कर दी, नॉन जीरो कर दी। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या फोर्स लगाने पे वेलोसिटी चेंज हुई, जीरो से नॉन जीरो हुई, बिल्कुल हुई। तो स्टेट चेंज का मतलब वेलोसिटी का चेंज होना और बॉडी का एक्सेलरेट होना। अब यहां पे भी देख लो, अगर एक बॉडी मोशन में थी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो थी, जाहिर है बॉडी मूव कर रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, नॉन जीरो थी। 5 6 10 15 कुछ भी थी लेकिन जीरो नहीं थी। आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से बॉडी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो पहले थी नॉन जीरो वेलोसिटी, बॉडी चल रही थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। गोया फोर्स लगाने से बॉडी का स्टेट चेंज हुआ, बॉडी का वेलोसिटी चेंज हुआ। दिस इज द रीजन कि मैंने आपको न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 पढ़ाते हुए बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट चेंज करने के लिए, या एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी चेंज करने के लिए, या एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। क्लियर है भाई साहब। यही बात हमने पढ़ी थी कि जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 है वो क्या करता है, वो बेसिकली फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है कि आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि फोर्स क्या है। फोर्स कोई ऐसी चीज है जो स्टेट चेंज कर सकती है, जो वेलोसिटी चेंज कर सकती है, जो एक्सेलरेशन लेकर आ सकती है किसी भी बॉडी के अंदर। अब न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 ये नहीं बताता कि वो फोर्स कितनी होगी, या एक्सेलरेशन कितना आएगा, या वेलोसिटी कितनी चेंज होगी। ये हम पढ़ेंगे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 में। तो ये जो मैंने सारी कहानी बताई है, ये मैं बहुत डिटेल से पास पेपर के क्वेश्चंस के साथ लेक्चर नंबर 16 में ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा जाके चेक कर लो, मोशन एंड फोर्स लेक्चर नंबर 16 बाय बिलाल ज़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2। अब देखो मेरा बेटा, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 जो है वो हमसे क्या कह रहा है और आपका जो एग्जामिनर है वो इसमें से कैसे कैसे सवाल हमसे पूछता है। देखो सबसे पहली बात तो ये याद रखना, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 हमें फोर्स का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन से क्या मुराद होती है कि आप इस लॉ की मदद से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो। तो फोर्स को मेजर करने के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, F=ma वाला, वो इस लॉ से आता है। दूसरी चीज जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 है, इसको हम मोस्ट फंडामेंटल लॉ कहते हैं। फंडामेंटल कहते हैं बेसिक को, बुनियादी को, जिससे आप बाकी सारी चीजें ड्राइव कर सकते हो। जैसे आपकी जो SI क्वांटिटीज हैं उनमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी सारी कैसी हैं, ड्राइव क्वांटिटीज हैं। तो इसको हम मोस्ट फंडामेंटल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 है या लॉ ऑफ मोशन नंबर 3 है, दोनों इससे ड्राइव हो सकते हैं। ठीक है भाई, जो न्यूटन का पहला लॉ है ना वो भी यहां से ड्राइव हो सकता है, अभी बता दूंगा कैसे, और जो लॉ नंबर 3 है ना वो भी आप यहां से निकाल सकते हो। क्लियर है, तो इसलिए इसको हम मोस्ट फंडामेंटल लॉ कहते हैं। अब ये कहता क्या है, देखो ये कहता ये है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर, तो इट विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। इट विल प्रोड्यूस एन
एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। क्या मतलब, देखो कहता है भाई साहब आपके पास अगर कोई बॉडी है, लेट्स से हमारे पास एक कोई ये बॉडी है, इस बॉडी का नाम हम रख लेते हैं बॉडी ए। आपने क्या करा, इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करी। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जो फोर्स है ये बॉडी में क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा अपनी डायरेक्शन में। अपनी डायरेक्शन से क्या मुराद है कि भाई साहब जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी जरा समझते जाना, सारी कॉन्सेप्चुअल बातें आएंगी। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और एक बात ये ध्यान में रखना कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है ना बेटे, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर डिपेंड करता है दो चीजों पे, किस किस पे, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज करो तब भी वेक्टर चेंज, डायरेक्शन चेंज करो तब भी वेक्टर क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर है। यानी कि वेलोसिटी के चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या आप डायरेक्शन चेंज कर दो, और दोनों केस में एक्सीलरेशन आएगी। यानी कि अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के सेंस में चेंज हो रही है कि पहले 4 मीटर पर सेकंड थी, फिर 5 हुई, फिर 6 हुई, फिर 10 हुई, यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तब भी एक्सीलरेट कर रही है बॉडी। अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तब भी एक्सीलरेट कर रही है, मतलब डिसेलरेशन कहते हैं उसे हम, या नेगेटिव एक्सीलरेशन कह लो। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रही थी, फिर 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रही है, भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है ना, पहले ऐसे था अब ऊपर हो गया, तो इस केस में भी एक्सीलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, खैर आ जाओ वापस अभी तक। तो कहते हैं अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली बॉडी में क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, वो भी उसकी खुद की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। अब यहां पे हमारे जहन में एक नेचुरल क्वेश्चन आता है। देखो ये सामने व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, पीछे दीवार है, मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस दीवार पे क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन मेरे फोर्स लगाने से ये दीवार खिसक कर पीछे वाले पड़ोसी के घर में तो नहीं गिर गई जाके। मैंने इस दीवार पे फोर्स लगाई लेकिन दीवार तो अपनी जगह पे है। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यार न्यूटन तो बावला बावला खेल रहा था। क्यों? न्यूटन ने कहा था इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट विल प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन को तो भाड़ में डालो, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। मैंने फोर्स लगाई सामने की तरफ लेकिन दीवार अपनी जगह पे मौजूद है, पहले भी रेस्ट में थी अब भी कैसी है, रेस्ट में। पॉइंट समझ आ रहा है? तो जहन में रखना बच्चे, न्यूटन जिस फोर्स की बात कर रहा है ये फोर्स कौन सी है, दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहला पॉइंट ये क्लियर कर लेना कि कौन सी फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर हो गया? और दूसरी बात क्या है, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन कैसा है, फोर्स के जैसा है। यानी कि हम यहां से एक बात लिख सकते हैं कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड एक्सीलरेशन आर ऑलवेज पैरेलल। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर अगर कभी अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही होगी तो जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सीलरेशन। मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पे आपसे पूछूं, ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है राइट साइड पे, और मान लीजिए 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहां होगा, राइट और लेफ्ट, तो ऑब्वियस सी बात है जहां बड़ी फोर्स होगी वहीं एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। क्यों? कि जहां बड़ी फोर्स होगी वहीं तो अनबैलेंस फोर्स होगी। क्यों भाई? 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, तो ये वाले 10 में से 5 उसके 5 को कैंसिल कर देगा, तो इसका कितना बच जाएगा, 5 न्यूटन बच जाएगा, जो कि कहां लग रहा होगा, राइट साइड पे। क्लियर है? तो अनबैलेंस फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। अब यहीं से एक और बात वो कहता है, क्या कि जो एक्सीलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, जो एक्सीलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। एक बात, आप जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी में उतना ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है। मास कैसा है? सेम है, एक बराबर मास है, दोनों एक ही जैसे ऑब्जेक्ट हैं। एक के ऊपर मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, एक के ऊपर मैंने फोर्स कितनी लगाई, 100 न्यूटन। तो 10 न्यूटन वाली फोर्स जिस बॉडी पे लगाई है वो कम एक्सेलरेट करेगी मुकाबले में 100 न्यूटन वाली फोर्स अगर मैं उसी बॉडी पे लगाऊंगा।
जाहिर है फोर्स बढ़ा दूंगा तो अल्टीमेटली चेंज इन वेलोसिटी भी कैसा होगा, ज्यादा आएगा, तो हम कहेंगे बड़ी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है या ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। दूसरी बात, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास अप्लाइड। मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम प्रोड्यूस होगा। रीजन समझना, जब हम न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 पढ़ रहे थे, हमने वहां पे एक क्वांटिटी या एक टर्म पढ़ी थी बच्चे, जिसको हम कहा करते थे इनर्शिया। क्या कहते थे? इनर्शिया। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया थी रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस? बॉडी की रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस? बॉडी की रेजिस्टेंस। किसे? फोर्स को। क्यों? ताकि वो स्टेट चेंज ना करने दे। बॉडी, आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो अल्टीमेटली बॉडी उसे क्या करती है? रेजिस्ट करती है। अब मास जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छे से रेजिस्ट कर सकती है। क्लियर है? मास जितना ज्यादा होगा बॉडी उतनी अच्छे से क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। और जब अच्छे से रेजिस्ट करेगी तो अनबैलेंस फोर्स उतनी क्या होगी? कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पे समझना जरा, देखो सपोज करो एक बॉडी है जिसका मास 4 किलोग्राम है, एक बॉडी है जिसका मास 40 किलोग्राम है। गौर से सुनना, एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 4 किलोग्राम। एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 40 किलोग्राम। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी का जितना मास है ना वो उतने न्यूटन की फोर्स को अपोज कर सकता है। क्या बोला? बॉडी का जितना मास है वो उतने ही न्यूटन की फोर्स को अपोज कर सकता है। क्या मतलब? मतलब ये 4 किलो वाला जो है ना, 4 न्यूटन की फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। आप 5वां न्यूटन लगाओगे तो ये एक्सेलरेट करेगा, वरना उससे पहले ये बैलेंस कर देगा। 40 किलोग्राम वाला 40 न्यूटन तक की फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, अपोज कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप 41 वाली फोर्स लगाओगे तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। अब देखो जरा, अगर मैं इसके ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं और इसके ऊपर भी 50 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, अब देखो जरा ये कितनी फोर्स रेजिस्ट कर सकता है? 4 न्यूटन, क्योंकि इसका मास कितना है? 4 किलोग्राम। भाई मिसाल दी है समझाने के लिए, तो 4 न्यूटन रेजिस्ट कर सकता है। तो 50 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन जो ये रेजिस्ट कर रहा है, बचा कितना? बच गया आपके पास 50 माइनस 4, बचा कितना? 46 न्यूटन। यानी कि इसके ऊपर लगने वाली अनबैलेंस फोर्स कितनी है? 46 न्यूटन। अब यहां देखना जरा, ये कितनी बर्दाश्त कर सकता है, कितनी रेजिस्ट कर सकता है? ये 40 न्यूटन रेजिस्ट कर सकता है। लग कितनी रही है? 50। यानी कि बचा कितना? 50 माइनस 40, कितना बचा? 10 न्यूटन। अब खुद देखो आपके पास कौन सी बॉडी ज्यादा एक्सेलरेट करेगी? जिस पे ज्यादा अनबैलेंस फोर्स लग रही है, जिस पे कम अनबैलेंस फोर्स लग रही है? जाहिर है जिस पे जितनी बड़ी अनबैलेंस फोर्स लगेगी वो उतना ज्यादा क्या होगा? एक्सेलरेट करेगा। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है। क्लियर है? जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? मास ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा, बॉडी तगड़े तरीके से रेजिस्ट करेगी और अपनी स्टेट चेंज होने नहीं देगी या वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आने नहीं देगी। क्लियर है? तो ये बात हो गई। अब अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो अल्टीमेटली देखो यहां पे हमें नजर आ रहा है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। मिला लेंगे तो यहां पे कांस्टेंट आएगा जिसे हम K कह देंगे, और इस K की वैल्यू SI यूनिट के अंदर एक्सपेरिमेंटली हम लोग कितनी एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके कितनी लेके चलते हैं? 1। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल्स MA। अब याद करो मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा था कि न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 आपको क्या बताता है? क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है फोर्स का और एक्सेलरेशन का, या फोर्स का और मोशन के किसी पैरामीटर के दरमियान में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन देता है जिसकी मदद से आप फोर्स को नाप सकते हो कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो देखो नजर आ रहा है F इक्वल्स M टाइम्स ऑफ A, या फोर्स बराबर है किसके? मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। तो अब देखो हमने अभी फोर्स की डेफिनेशन जो पढ़ी थी इससे पहले वो क्या थी कि फोर्स कोई ऐसी चीज है जो बॉडी का स्टेट क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। यही बात पढ़े थे भी जो मैंने मिटा दिया शायद। फोर्स क्या है? कोई ऐसी चीज है जो बॉडी का स्टेट क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, कॉन्सेप्चुअल। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज फोर्स। अगर आपको किसी बच्चे को फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाना है, जैसे जब मुझे फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिया जाएगा तो मैं बच्चे को ये थोड़ी बताऊंगा कि मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो
फोर्स है, या एक और इससे भयानक डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। अब ये तो तुम्हें भी अभी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हमने अब तक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन ये सारी क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस है। मैं बच्चे को क्या बोलूंगा, मैं बच्चे को बोलूंगा बेटा अभी तूने स्लाइस जूस पिया है, बोलेगा जी सर पिया है। मैं बोलूंगा उसके बाद क्या करते हैं उसको हम, वो बोलेगा सर जब जूस खाली हो जाता है, डब्बा खाली हो जाता है, हम उसमें हवा भरते हैं और उसको पटाखे से फाड़ देते हैं। मैं बोलूंगा बेटे यही तो फोर्स है। फोर्स क्या करता है, फोर्स बॉडी का स्टेट चेंज करता है। रुकी हुई बॉडी है, धक्का मारो चलना शुरू हो गई, चलती हुई आ रही है बॉडी, धक्का मारो रुक जाएगी। क्लियर है? शेप चेंज करता है, जूस का डब्बा फाड़ दिया आपने, डायरेक्शन चेंज करता है, बंदा ऐसे जा रहा है, ऐसे घसीट लो आपकी तरफ आ जाएगा। तो फोर्स कोई ऐसी चीज है जो बॉडी का डायरेक्शन चेंज करे, शेप चेंज करे, स्टेट चेंज करे। क्लियर है? ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन विल गिव यू द फोर्स। क्लियर है? इतना हिस्सा कॉपी करो, आगे चलते हैं। अच्छा मेरा बेटा, ये जो हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 है, इसे हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जैसे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन नंबर 1 को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे। तो अपने मान लिख लेना, एक बार माजी में पूछा गया है, इसे हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अभी हमने ये बात पढ़ी कि F इक्वल्स ma। सबसे पहली चीज तो ये नोट कर लो कि आपके पास फोर्स एक अदद कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, पैरेलल होता है। क्लियर है? अच्छा, अब फोर्स का डायरेक्शन भी निकालने के ऊपर माजी में एक आध दफा सवाल आया हुआ है। जल्दी से जरा एक दो क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि अनबैलेंस फोर्स, यार ये अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ही बॉडी में क्या करती है, एक्सेलरेशन लेकर आती है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर इसको देखो, लेट से यहां पे एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, बिल्कुल सिंपल सा। यहां पे एक फोर्स लग रही है हमारे पास 4 न्यूटन। अब देखो मेरा बेटा, हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो फोर्स है ना, वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये पहला वेक्टर कहाँ ऐड कर रहा है, सीधे हाथ पे। दूसरा कहाँ ऐड कर रहा है, उल्टे हाथ पे। तो गोया इनके दरमियान में एंगल कितना है, 180 डिग्री। और हमें ये बात पता है कि जब एंगल 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। यानी कि 10 - 4, आंसर कितना आ रहा है, 6 न्यूटन। और वो 6 न्यूटन कहाँ होगा, बड़ी फोर्स की डायरेक्शन में होगा, यानी कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ 6 न्यूटन। बिल्कुल ऐसे ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा, वो भी कहाँ पे होगा, राइट साइड पे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि अनबैलेंस फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज पैरेलल। ठीक है बेटे, इसको ध्यान में रखना। इसी तरह से एक और सवाल समझो जरा। यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि बताएं इस सवाल के अंदर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा। मान लो एक कोई बॉडी बी है जिसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, नीचे फोर्स लग रही है मान लीजिए 6 न्यूटन। इसी तरह से सीधे हाथ पे फोर्स लग रही है मिसाल के तौर पे 5 न्यूटन, और उल्टे हाथ पे फोर्स लग रही है मिसाल के तौर पे 2 न्यूटन। अब देखो बच्चे, सबसे पहले तो आप अनबैलेंस फोर्सेस कैलकुलेट करना शुरू करो। देखो ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट बी है, इस ऑब्जेक्ट बी के ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है 10 और नीचे कितनी लग रही है 6। 10 में से 6 माइनस होगा 10। इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा फिलहाल। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक्सिस अलग है। ये y पे लग रही है और ये x पे लग रही है। आप y वाली फोर्सेस को y में सॉल्व करोगे और x वाली को x में। तो 10 - 6 कितना बचा बेटे, ये आपके पास बच गया 4 न्यूटन। सिमिलरली 5 - 2 कितना बचा, ये आपके पास 3 न्यूटन। अब आप देखो, आपने इन दोनों को ऐड करके एक रिजल्टेंट निकालना है, और ये दोनों आपके पास इस तरह से हैं। ये आपका है 4 न्यूटन देखो, और ये आपका क्या है 3 न्यूटन। और इन दोनों के दरमियान का एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। कैसे पता चला बेटे, एक x पर है एक y पर है। x और y के दरमियान का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री है। याद है आपको, हमने ये बात पढ़ी थी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ करता था, r = √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, यानी कि r विल बी इक्वल टू √a² + b²। अब a की वैल्यू को आप 4 ले लो, b की वैल्यू को आप 3 ले लो, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, 5 न्यूटन।
इसका मतलब आपके पास इस केस के अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स है, इस 4 न्यूटन को, ये जो आपका 4 न्यूटन यहाँ बना हुआ है बच्चे, गौर से देखना, ये जो आपका 4 न्यूटन यहाँ बना हुआ है, इसी 4 न्यूटन को अगर मैं इस जगह पे ड्रॉ कर लूँगा, फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट, यहाँ से उठा के वेक्टर को यहाँ ड्रॉ किया, तो आपका जो ये रिजल्टेंट 5 न्यूटन आया है, ये कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज 5 न्यूटन, ये रिजल्टेंट है, यानी कि जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी आ रही है इसके अंदर, 5 न्यूटन, इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में जहां आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, वहीं पे आपके पास क्या आ रहा होगा, एक्सेलरेशन। यही वजह है मेरा बेटा कि मैंने आपको बार बार ये कहा था कि जो वेक्टर का टॉपिक है उसको आप अच्छे तरीके से बनाना सीख लो, क्योंकि हर जगह पे वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो अब जरा। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर्स की तरह ही ऐड होती है। ठीक है, वेक्टर्स की तरह ही ऐड होते हैं। अब अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, F इक्वल्स ma, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गोया क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को मेरा बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूटन। जो आपने अक्सर अभी पढ़ा था ना, 5 न्यूटन, तो ये बेसिकली 5 न्यूटन से मुराद क्या होती है, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो न्यूटन बेसिकली एक ऑनररी यूनिट है, एक्चुअल यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कई जगह पे इसको न्यूटन लिखते हैं, और ये एक ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि ये मल्टीपल फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। और ये यूनिट किसके अंदर है, ये यूनिट हमारे पास एसआई सिस्टम के अंदर है। एसआई में भी कह सकते हैं, एमकेएस में भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सीजीएस के अंदर मास क्या होता है, ग्राम, एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम कह रहे होते हैं डाइन। क्या कहते हैं बच्चे, डाइन। ठीक है, डाइन चुड़ैल को भी कहते हैं, लेकिन वैसे सीजीएस के अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। क्लियर है? और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। ये रिलेशन भी माजी में पूछा जा चुका है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 टू द पावर 5 डाइन। मेरा बेटा हमेशा याद रखना, फिजिक्स में कोई रट्टा नहीं है। तो ये जो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन है, अगर आपने मेजरमेंट वाले चैप्टर के लेक्चर्स गौर से देखे थे तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको करना सिखाया था। डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन ये होता है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते वक्त ये जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं ना, जैसे 1 BTU में 1055 जूल्स हैं, 1 कैलोरी में 4.2 जूल्स हैं, या 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स हैं, तो ये सब आपको निकालना उसमें आ जाते हैं उठ के। ठीक है बच्चे, तो ये इतनी बात ध्यान में रखना। इसी तरह एक और चीज़ जो है वो हमसे पूछ सकता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, तो फोर्स की डायमेंशन भी निकाल लो। इसकी यूनिट गौर से देखो जरा, यूनिट देखो क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम मतलब मास, मास के लिए क्या आता है, m। मीटर किसके लिए है, लेंथ के लिए, लेंथ के लिए क्या आता है, L। सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड टाइम है, टाइम के लिए क्या आता है, कैपिटल T, यानी कि क्या बन जाएगा, MLT की पावर -2। तो कोई भी फोर्स होगी उसकी डायमेंशन क्या होगी, MLT -2। कोई भी फोर्स से मुराद ये है, चाहे वो अनबैलेंस फोर्स हो, बैलेंस फोर्स हो, वेट हो, रिएक्शन हो, टेंशन हो, ब्रेकिंग फोर्स हो, एक्सेलरेटिंग फोर्स हो, डिसेलरेटिंग फोर्स हो, कोई भी फोर्स होगी जिसकी यूनिट न्यूटन है, फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होती है, तो अल्टीमेटली उसका डायमेंशन क्या होगा, MLT की पावर -2। क्लियर हो गया बच्चे? अब हमारा जो स्टैंडर्ड है ना 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को अगर आपने डिफाइन करना हो कि 1 न्यूटन कितनी फोर्स है, तो बच्चे 1 न्यूटन इतनी फोर्स है कि वो 1 किलोग्राम की बॉडी पे अगर लगेगी तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोला मैंने, फिर सुनो, 1 न्यूटन से मुराद इतनी फोर्स है। मान लो ये मार्कर मेरा 1 किलोग्राम का है, मार्कर कितना है, 1 किलोग्राम का है। मैंने इस पे फोर्स लगाई और ये मार्कर आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, हर सेकेंड मार्कर की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। मतलब मार्कर पहले रुका हुआ था, इस पे मैंने एक फोर्स लगाई, ये आगे मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब हर सेकेंड में इसकी रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। पहले 0 थी, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हर सेकेंड इसकी रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसी फोर्स क्या कहलाती है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट when applied on a body of mass 1 kilogram will produce an acceleration of
1 meter per second square. That is, the velocity of the body will change by 1 meter per second after every second. हर सेकंड में उसकी रफ्तार में कितना चेंज आएगा? 1 मीटर पर सेकंड का. बिल्कुल ऐसे ही आप 1 डाइन को डिफाइन कर सकते हो. एक डाइन से मुराद इतनी फोर्स है जो 1 ग्राम बॉडी में, कितनी बॉडी में? 1 ग्राम बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे. यानी कि मान लो आपके पास यहां पे एक कोई बॉडी है जिसका मास कितना है? 1 ग्राम. आपने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करी, आपको नहीं पता कितनी फोर्स है, लेकिन ये बॉडी आगे मूव करना शुरू हो गई विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में बॉडी की रफ्तार कितना चेंज हो रही है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड. यानी कि पहले 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बढ़ती जा रही है. क्लियर है? यानी कि पहले एक सेकंड में 0 कवर कर रहा था, अगले में जब रफ्तार 1 हो गई तो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, अगले में जब रफ्तार 3 हो गई तो 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर कवर कर रहा है. तो ऐसी फोर्स क्या कहलाएगी? ऐसी फोर्स कहलाएगी 1 डाइन. क्लियर है बेटे? ये कुछ बेसिक सी चीजें थी, जल्दी से कॉपी कर लो, आगे चलते हैं. चलो मेरा बेटा देखो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है कह रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास पार्ट ए 4 किलोग्राम एंड अ बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम. अगर आप दोनों बॉडीज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? एक 4 किलोग्राम की बॉडी में और एक 40 किलोग्राम की बॉडी में. देखो भैया, फॉर्मूला हमें पता है स्ट्रेट अवे क्या है, F इक्वल्स ma. बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि मैंने यहां से एक पर्टिकुलर रिजल्ट ड्राइव कराना है. मास कितना है? 4, एक्सेलरेशन कितना है? 2, कितनी आई हमारे पास? 8 न्यूटन. यानी कि अगर आप 4 किलोग्राम की बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर एक्सेलरेट करना चाह रहे हो तो ताकत कितनी लगेगी? 8 न्यूटन. अब जरा यहां देखो, इस पे भी निकालते हैं. F इक्वल्स ma. मास कितना है? 40 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना चाह रहे हो आप? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि कितना आया ये? 80 न्यूटन. गौर से देखो मेरा बेटा, दोनों रिजल्ट को आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर आप दो बॉडीज को एक ही जितना एक्सेलरेट करना चाह रहे हो, अगर आप दो बॉडीज को एक ही जैसे रेट से एक्सेलरेट करना चाह रहे हो, तो जो बड़े मास वाली बॉडी है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और जो छोटे मास वाली बॉडी है उसके ऊपर कम फोर्स लगानी पड़ेगी. क्लियर है? हाँ या ना? इससे हमारा एक और रिजल्ट निकलता है. पहले अपने भाई यहां वो रिजल्ट नोट कर लेना. क्या? फॉर प्रोड्यूसिंग सेम एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, अगर मास आपके पास ज्यादा होगा तो जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो भी कैसी होगी? ज्यादा. सिमिलरली अगर मास आपके पास कम होगा तो जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो भी कैसी होगी? कम होगी. क्लियर है? अब यहां से आपका एग्जामिनर आपसे एक सवाल पूछता है. याद है हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपना फ्री फॉल मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. फ्री फॉल मोशन में हमने ये कहा था हर वो बॉडी जिसका एक्सेलरेशन g के बराबर है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, उसे हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही है? फ्री फॉल कर रही है. अब जाहिर है फ्री फॉल मोशन करने के लिए अर्थ को बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करनी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेट ऑफ द बॉडी. अब सवाल जहन में आता है, क्या वेट हर बॉडी का एक जैसा होगा या अलग अलग, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर बॉडी की एक जैसी होगी या अलग अलग? तो पहली चीज, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, फ्री फॉल कर रही है, तो हर एक का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? हर एक का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वो सेम है. अब अगर दो बॉडीज ऊपर से नीचे आ रही हैं, एक मोटी बॉडी है और एक हल्की बॉडी है, एक का मास ज्यादा है एक का मास कम है, तो जिसका मास ज्यादा है उसके ऊपर अर्थ को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. जिसका मास ज्यादा है उसके ऊपर अर्थ को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर सके, इन कंपैरिजन टू अ बॉडी जिसका मास क्या है? कम है. यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि अगर मास ज्यादा होगा
तो अल्टीमेटली वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ताकि अर्थ आपको इतने रेट से एक्सेलरेट करा सके। अब किसी के ध्यान में सवाल आएगा, सर वेट और मास तो एक ही चीज़ होती है। बिल्कुल नहीं, वेट फोर्स है, मास क्वांटिटी है। मास बॉडी के अंदर जो कुछ होता है उसे कहते हैं। वेट वो ताकत है जो अर्थ बॉडी पे लगाती है ताकि वो नीचे की तरफ आए विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारी बॉडीज का वेट एक जितना क्यों नहीं होता, क्योंकि मास अलग अलग है। मास ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर हो गया? अब अगला सवाल देखो जल्दी से, क्या कहता है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फॉर 10 सेकेंड। 10 किलोग्राम की बॉडी पर 10 सेकंड तक कोई फोर्स लग रही है जो कि रिड्यूस कर रही है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम 9 मीटर पर सेकंड टू 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो फोर्स है आपको यहीं से देख के नजर आ रहा है कि ये फोर्स कैसी है, ये फोर्स डीसेलरेटिंग फोर्स है या ब्रेकिंग फोर्स है। क्यों? क्योंकि भाई वो वेलोसिटी क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। वेलोसिटी को रिड्यूस करना किसका काम होता है, ब्रेकिंग फोर्स का काम होता है। क्लियर है? देखो इधर, अगर मैं यहां पे अपना फॉर्मूला यूज करूं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, F इक्वल्स एम ए क्या चीज होती है भाई, ए इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी, और डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हो गया? डिवीजन में क्या आ गया, टी आ गया। F विल बी इक्वल टू m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है हमें 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 4, इनिशियल कितनी दी हुई है 9, होल डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 माइनस 9, आंसर क्या आ रहा है 5 न्यूटन। यानी कि आपके पास 5 न्यूटन की वो फोर्स है जो कि जिम्मेदार है, जो कि बॉडी 10 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है 9 मीटर पर सेकंड से, कितना कम हो रही है 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? अब इसके साथ माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि वो इसकी डीसेलरेटिंग नेचर को शो कर रहा है। डीसेलरेशन से क्या मुराद होती है, बॉडी की वेलोसिटी का कम होना। अब जो चीज मैं यहां पे कंफर्म कर रहा था, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.4 है बलूचिस्तान बोर्ड की। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो आंसर -15 दिया हुआ है, जो कि गलत है। वजह यह है कि इन्होंने मास 15 लिया हुआ है और टाइम जो है ना वो 5 लिया हुआ है। तो मैं यही देख रहा था कि इनका आंसर मेरे से अलग किस तरह से आ रहा है। ठीक है, बहरहाल हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है क्योंकि हमने वही लिया हुआ है जो उन्होंने क्वेश्चन में लिया हुआ है। मतलब वो बावला बावला खेल रहे हैं इस तरह से कि क्वेश्चन में मास और टाइम ये रखा हुआ है और सॉल्व करते हुए पता नहीं कैसे यहां 15 किलोग्राम और यहां पे 5 सेकंड हो गया। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना बहरहाल। हाँ, आप इसी सवाल को अपने होमवर्क के लिए दोबारा सॉल्व करना और उसके अंदर मास कितना लेना 5 किलोग्राम और टाइम कितना लेना 5 सेकंड। तो आप फिर देखोगे कि आपके पास जो फोर्स है वो कितनी आ रही होगी, -15 न्यूटन। क्लियर है जनाब? ठीक है, कॉपी कर लो इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास दुनिया भर में जो फोर्सेस है ना उनको हम टोटल 4 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। गौर से सुनना, इससे भी 1-2 MCQ आए हुए हैं और एक आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा अभी यहाँ पे। दुनिया भर के अंदर जो फोर्सेस है ना उसको एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी, Fg इक्वल्स Gm1m2 अपॉन r²। आपको इस वीडियो के थंबनेल के अंदर जो न्यूटन साहब बने हुए नजर आ रहे हैं ना, जो उनके सर पे सेब गिरा था और उन्होंने प्लैनेटरी मोशन डिस्कवर किया था कि हर बॉडी को अर्थ नीचे बुलाती है, वो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये आपने पढ़ी होगी जब आपने अपना कूलम का लॉ पढ़ा होगा। तो जब आपका कूलम का लॉ था ना, F इक्वल्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², जो आप जानते हो कि हर 2 चार्जेस के दरमियान में फोर्स एग्जिस्ट करती है। पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो यहां से निकलती है हमारे पास। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये आपने अब तक नहीं पढ़ी है, मैं वैसे बता देता हूं। ये न्यूक्लियस के अंदर होती है और न्यूक्लियस को बाइंड करने का काम करती है।
इसी तरह ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी आपने अब तक नहीं पढ़ी, ये रेडियो एक्टिविटी के अंदर काम आती है। जब आपको रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पढ़ाया जाएगा क्लास 12 के अंदर तसल्ली से, तो उसमें एंट्रीनोज और एंटी न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज के अंदर आपको रेडियो एक्टिविटी वाली फोर्स मिल रही होगी। खैर, यहां मैंने पढ़ाया क्यों इसको? पढ़ाया इसलिए दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। पहली चीज ये ध्यान में रखना कि इन सब में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो आपकी न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसकी बाद आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और सबसे हल्की आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये एक तो माजी में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये वाली, और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स जो रेडियो एक्टिविटी में, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, या जिससे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह रहा हूं, या जिसे हम कूलम फोर्स कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में। मतलब तकरीबन 10 की पावर 43 टाइम्स ज़्यादा होती है ये। कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके मुकाबले में। इसकी मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एक लॉजिक देता हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट फौरन क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है या ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। देखो, आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा बचपन में। न्यूटन अपने लॉ में क्या कहता है कि दुनिया में हर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं इस ताकत से। पढ़ा है ना भाई? दुनिया में हर दो बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को विद अ फोर्स दैट इज गिवन बाय दिस। ये कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अब खुद सोचो, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसके बराबर में एक और इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो आपने सारी जिंदगी यही पढ़ा होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब खुद सोचो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन करीब करीब मौजूद हैं तो इनको तो अट्रैक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि दुनिया में हर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं इस ताकत से। और इसने चलो मान लिया, इसने कहा था कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी कि कूलम का लॉ कहता है कि इन दोनों को रिपेल करना चाहिए, न्यूटन का लॉ कहता है कि इन्हें क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए। अब दो ऑपोजिट सूरत हाल नजर आ रही है। ये कह रहा है रिपल्जन, ये कह रहा है अट्रैक्शन, क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्शन की ही बात करता है। इसमें रिपल्जन भी होती है और अट्रैक्शन भी होती है। तो गोया रिपल्जन हो रही है, इसका मतलब कूलम की फोर्स कैसी है? डोमिनेंट है। तो यही बात मैंने यहां लिखी है, सही है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आगे भी आएगा, लेकिन क्योंकि ये एक बोर्ड के एमसीक्यू में क्लास 11 में भी आ चुका है, इसलिए मैंने यहीं पे पढ़ाना मुनासिब समझा, वरना ये क्लास 12 में तो बहुत तसल्ली से आता है। कॉपी कर लो मेरा बेटा। आगे स्टार्ट करते हैं न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 3। अब देखो मेरा बेटा, जो हमारे पास न्यूटन का आखिरी लॉ है और सबसे आसान लॉ है, वो बेसिकली क्या है? न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 3, जिसको हम एक्शन रिएक्शन वाला लॉ भी कहते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है भाई, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब आपने अक्सर उर्दू में भी एक मुहावरा पढ़ा होगा या सुना होगा, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction. For every action there is always an equal and opposite reaction. अब ये देखो, ये बात जो कर रहा है ना, इस बात को समझने वाली है। क्या ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई, मान लो आपके पास यहां पे दो बॉडीज है। एक बॉडी का नाम मैंने रख दिया A, एक बॉडी का नाम मैंने क्या रख दिया? B। और ये दोनों बॉडीज आपस में क्या करती हैं? टकराती हैं। मतलब ए मूव करती हुई आई, ए कोई बॉल है और बी भी कोई बॉल है। बी इधर से मूव करती हुई आ रही है, ए इधर से मूव करती हुई आ रही है, दोनों आपस में टकरा गई। जब टकराएंगी, ड्यूरिंग द कोलिजन ए बी पे फोर्स लगाएगा और बी ए पे फोर्स लगाएगा। मैंने इनको नाम दे दिया एफ ए बी और एफ बी ए। क्या मतलब? एफ ए बी से मुराद है फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। पहले मैंने उसका तस्करा किया जो फोर्स लगा रहा है, बाद में उसका किया जिस पर फोर्स लग रही है। तो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। अब इनमें से एक को आप एक्शन मान लो और एक को क्या मान लो? रिएक्शन मान लो। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं जो ए ने फोर्स लगाई उसे एक्शन मान लूं,
तो जो बी ने फोर्स लगाई वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि दुनिया में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी भी आप पर उतनी ही फोर्स लगाएगी। पहला पॉइंट ये कह रहा है क्या, कि अगर आप दुनिया में, मतलब आपने दीवार पे मुक्का मारा, दीवार आपके मुक्के पर, आपके पंच पर एग्जैक्ट सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेगा। आपके मुक्के से दीवार टूटे या ना टूटे, लेकिन दीवार के मुक्के से आपका हाथ जरूर टूट जाएगा। क्लियर हो गया? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। अच्छा भाई, अब इसको हम लिखते कैसे? इसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। क्या मतलब है भाई इस जुमले से? इसका मतलब यह है कि आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेस कैसी होंगी, बराबर होंगी। मतलब जो ताकत ए ने बी पे लगाई उतनी ताकत कौन लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज कैसा है, सेम है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने से मुराद मैं ऐसे लूंगा, एफ ए बी मॉड बार्स विल बी इक्वल टू एफ बी ए मॉड बार्स। मॉड बार्स किसे शो करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन डायरेक्शन के ओपोजिट होने को शो कर रहा है। डायरेक्शन के ओपोजिट से क्या मुराद है कि अगर एक सीधे हाथ पे लग रही है तो दूसरी कहां लग रही है, उल्टे हाथ पे। क्योंकि हम वेक्टर में ये बात पढ़ चुके हैं, अगर आप एक फोर्स को पॉजिटिव मानोगे तो उसके उल्टी डायरेक्शन में आने वाली फोर्स कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर हो गई बात की? ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पे अप्लाई की जाने वाली फोर्स किस तरह एग्जिस्ट करती है, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करती है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, इट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मतलब समझना बात का जरा, इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, या यूं कह सकते हो इट विल नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। इससे बड़ी सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जरा देख लेना। इट विल नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। इसकी सबसे फेमस एग्जांपल जो है ना, वो घोड़ा गाड़ी वाली है। घोड़ा गाड़ी से क्या मुराद है, हॉर्स कार्ट एग्जांपल एक अक्सर पूछी जाती है। आपने देखा है ना, बाहर एक घोड़ा गाड़ी चल रही होती है। ये मान लो गाड़ी है, ये रस्सी है, और ये मान लो हमारे पास क्या है, घोड़ा है। ठीक है भाई, हमारे पास घोड़ा ऐसे ही होता है, इसलिए समझ जाना कि ये हमारे पास क्या है, घोड़ा है। अब आपका एग्जामिनर ना अक्सर इस तरह की घोड़ा गाड़ी या कोई अच्छी वाली घोड़ा गाड़ी बना के आपसे पूछता है कि यार अगर घोड़ा आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है इस रस्सी पे, घोड़ा कहां फोर्स लगा रहा है, आगे की तरफ, मान लो 100 न्यूटन पे। तो अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को ट्रू मान लें तो इसका मतलब जो गाड़ी है वो घोड़े पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, कितनी, उससे 100 न्यूटन की। क्लियर है, हाँ या ना भाई? घोड़ा गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, किससे, रस्सी पे। यानी कि घोड़े की फोर्स किस पे आ रही है, रस्सी पे आ रही है। घोड़ा रस्सी पे ताकत लगा रहा है 100 न्यूटन की आगे की तरफ, गाड़ी रस्सी पे ताकत लगा रही है 100 न्यूटन की पीछे की तरफ। अभी इतना पूरा न्यूटन का लॉ पढ़ लिया, अब बताओ जरा, अगर ये हॉर्स कार्ट सिस्टम है, क्या इसे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका आंसर होगा सर फिजिक्स तो बिल्कुल ही फेल कर दी आपने, या तो मूव ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि नेट फोर्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है। पॉइंट समझ आ रहा है? नेट फोर्स जीरो हो रही है, ये सिस्टम तो मूव ही नहीं करना चाहिए। लेकिन हम खुली आंखों से देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है, और घोड़ा मजे से आगे जा रहा है, गाड़ी के अंदर 3-4 लोगों को बिठा के भी लेके जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहां पे आपने न्यूटन का बुनियादी प्रिंसिपल वायोलेट कर दिया। न्यूटन ये कह रहा था कि एक्शन रिएक्शन पेयर सेम बॉडी पे नहीं लगेगा, आप यहां सेम बॉडी पे लगा रहे हो। बीच में क्या है, रस्सी है या जॉइंट है। अगर रस्सी नहीं होगी तो कोई जॉइंट होगा जहां से घोड़ा बंधा होगा। भाई घोड़ा और गाड़ी, ऐसे तो कोई घोड़ा गाड़ी नहीं देखी ना कि घोड़ा अपनी मर्जी से आगे चल रहा है, गाड़ी पीछे पीछे जादू अंदाज में जा रही है। बल्कि रस्सी, कोई लकड़ी, किसी चीज से जुड़ा होगा, तो वो जो भी सपोर्टिंग रॉड है, घोड़ा भी उस पर ताकत लगा रहा है और गाड़ी भी उस पर ताकत लगा रही है। ये आपका मानना है, विच इज रॉन्ग। न्यूटन अपने थर्ड लॉ में क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता, डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। यही वजह है कि आपके पास दोनों मूव करते नजर आ रहे होते हैं, या हर दफा एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं करता या कैंसिल आउट नहीं करता। अब जरा समझना यहां पे इन एक्चुअल क्या होता है। इन एक्चुअल जो घोड़ा ताकत लगाता है ना, वो घोड़ा ताकत लगाता है जमीन के ऊपर।
कहां पे? जमीन पे, सरफेस पे। कैसे? घोड़ा और आप एक ही तरह ताकत लगाते हो। हमें अगर भागना हो तो हम क्या करते हैं? अपने पांव से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। समझ आ रही है? हमें अगर भागना हो हम क्या करते हैं? अपने पांव से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। तो घोड़ा भी यही काम करता है। आप कभी घोड़े को भागते हुए देखो, घोड़ा जमीन को पीछे पुश करता है, फिर पीछे पुश करता है, फिर पीछे पुश करता है। तो घोड़ा फोर्स लगा रहा है जमीन पर। जमीन उतनी ही ताकत लगाती है गाड़ी पे आगे की तरफ। क्यों भाई? क्योंकि एक्शन रिएक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। घोड़े ने जमीन पे ताकत कहां लगाई? पीछे। गाड़ी ने जमीन पे ताकत कहां लगाई? आगे। तो वो कहां जाएगा? आगे की तरफ जा रहा होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास था न्यूटन का थर्ड लॉ। इतना हिस्सा कॉपी करो, आगे चलते हैं। इसी की 1 2 3 डेली लाइफ के अंदर भी हम और एग्जांपल्स कर सकते हैं बच्चे। इस घोड़े की जगह आप अपने आप को भी रख के देख सकते हो। जैसे अगर आपको रनिंग करनी है, आप रनिंग करते हुए क्या करोगे मेरा बच्चा? आप रनिंग करते हुए जमीन को पीछे की तरफ धक्का दोगे और अल्टीमेटली जमीन आपको आगे की तरफ धक्का देगी। तो एक्शन जमीन पे हुआ, रिएक्शन आप पे हुआ, दोनों सेम बॉडी पे नहीं होंगे। सिमिलरली आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। अब अर्थ क्या कर रहा है? गौर से सुनना। टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो वेट कहां है कर रहा है? डाउनवर्ड। रिएक्शन कहां है कर रहा है? अपवर्ड। अब जमीन बुक पे ताकत लगा रही है नीचे की तरफ। क्लियर है? जमीन बुक पे कहां ताकत लगा रही है? नीचे की तरफ। और जो टेबल है वो रिएक्शन कहां लगा रही है? अपवर्ड। पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ या ना? तो वो स्टेबल रुका हुआ है। इसी तरह रॉकेट प्रोपल्जन है। ये रॉकेट है, रॉकेट ऊपर कैसे जाता है? इसमें जो कंबशन होती है फ्यूल की, उसकी वजह से गैसेस प्रेशर के साथ कहां आती हैं? नीचे। यानी कि प्रेशराइज गैसेस फोर्स, मतलब फोर्सफुली, या कह सकते हो कि आप जोरदार अंदाज में जमीन पे मारी जाती है, एक्शन, और जमीन रिएक्शन में रॉकेट को कहां फेंकता है? ऊपर। क्लियर है? अब यहीं पे मेरा बेटा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, और इससे भी हमारे पास माजी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। यह कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फोर्स। याद रखना, जब कभी भी दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं तो वो मैग्नीट्यूड में सेम होगी, डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। क्लियर है? यानी कि अगर मैं दीवार पे मुक्का मारूं तो दीवार उतनी ही ताकत मेरे हाथ पे अप्लाई करेगा। पॉइंट क्लियर है? ये है म्यूचुअल फोर्स। फोर्स ऑन ए, फोर्स बाय ए ऑन बी विल बी इक्वल टू फोर्स बाय बी ऑन ए, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। अब यहां पे ना एक जरा कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे तरीके से। देखो, सपोज करो एक कार है, ये कार मूव करती हुई जा रही है। ये कार क्या कर रही है? मूव करती हुई जा रही है। और होता क्या है? खुदा ना खास्ता एक बंदे को हिट कर देती है। खुदा ना खास्ता एक बंदे को क्या करती है? हिट करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ड्यूरिंग द इंपैक्ट, जब गाड़ी ने बंदे को, बेचारे को, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, हिट किया, तो ड्यूरिंग द इंपैक्ट जो गाड़ी ने बंदे पे ताकत लगाई और जो बंदे ने गाड़ी पे ताकत लगाई वो बराबर होगी या अलग अलग? अब डेफिनेटली आपके जहन में आ रहा होगा कि वो अलग अलग होगी। बच्चे, न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा वैलिड है। वो ताकत क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन सर बंदा तो उड़ता हुआ जाके गिरेगा, गाड़ी तो उड़ती हुई नहीं जाएगी, यही चवल मारोगे? मैं वैसे ही बता देता हूं इसका आंसर। आपको मैंने कहा जब एक्शन रिएक्शन होता है, यानी कि आप किसी पे फोर्स लगाओगे तो आप पे रिएक्शन फोर्स आएगी। मैंने कहा फोर्स बराबर होगी। ये कब कहा कि इफेक्ट भी बराबर आएगा? फोर्स का एक जैसा होना और इफेक्ट का एक जैसा आना, ये दो अलग बातें। गौर से सुनना, फोर्स का एक जितना लगना और इफेक्ट का एक जितना आना, दे आर टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। क्लियर है? मैं आपको मिसाल से समझा देता हूं बात की। भाई, आपके पास एक कार है और आपके पास एक ट्रक है। क्लियर है? आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। क्या दोनों एक ही जितने रेट से एक्सेलरेट करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है गाड़ी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करे और ट्रक अपनी जगह से मूव भी ना करे। क्या आपने दोनों पे एक जैसी फोर्स नहीं लगाई? लगाई है। क्या इफेक्ट एक जैसा आया? नहीं आया। तो फोर्स का एक जैसा लगना और इफेक्ट का एक जैसा आना बहुत अलग चीजें हैं। अभी हमने पीछे एक सवाल किया था कि आपने दोनों बॉडीज को अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है तो एक पे याद है 8 न्यूटन आ रही थी और एक पे 80 न्यूटन फोर्स आ रही थी।
वो था इफेक्ट एक जैसा है लेकिन फोर्स अलग लग रही है। तो फोर्स का एक जैसा लगना कुछ और है और इफेक्ट का एक जैसा आना कुछ और है। जब गाड़ी इस भाई को खुदा ना खास्ता आके हिट करेगी तो जितनी फोर्स गाड़ी बंदे पे लगाएगी उतनी फोर्स बंदा गाड़ी पे लगाएगा, लेकिन इफेक्ट अलग अलग आएगा। गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, बंदा बेचारा उड़ता हुआ जाएगा। वजह, गाड़ी का मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, बंदे का मास कम है और इनर्शिया। अब यही गाड़ी किसी हाथी में घुस जाए जाके तो फिर गाड़ी पे इंपैक्ट ज्यादा आएगा। पॉइंट समझो भाई, फिजिक्स डेली रूटीन का नाम है। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही अब एक दफा माजी में एमटी कैट में क्वेश्चन आया, सवाल बनाने वाले ने क्या सवाल बनाया, अगर एक गाड़ी एक हाउस फ्लाई को हिट करे, हाउस फ्लाई वो जो मक्खी होती है ना उसे कहते हैं, ठीक है, हाउस फ्लाई को हिट करे, इफ अ कार स्ट्राइक्स अ हाउस फ्लाई ड्यूरिंग द इंपैक्ट ऑफ कोलिजन, जो कार हाउस फ्लाई पे फोर्स लगाएगी और जो हाउस फ्लाई कार पे फोर्स लगाएगी वो बराबर होगी या अलग अलग होगी? अब बच्चे ने बोला मक्खी तो ना होने के बराबर है, उसकी तो फोर्स भी नहीं होगी। बिल्कुल गलत, बराबर फोर्स लगेगी। क्लियर है? और आसान कर लो, अगर मैं आप में से किसी को खिड़की के बाहर फेंक दूं नीचे की तरफ, तो आपके और अर्थ के दरमियान में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी वो एक बराबर होगी। आप जितनी ताकत से अर्थ को ऊपर बुला रहे हो, अर्थ उतनी ताकत से आपको कहां बुला रही है? नीचे बुला रही है। तो अर्थ ऊपर आएगी या आप नीचे जाओगे? ऑब्वियसली आप नीचे जाओगे। आपका मास कितना होगा? 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। अर्थ का मास कितना है? 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। क्लियर है? तो म्यूचुअल फोर्स का कॉन्सेप्ट याद रखना। इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त 5-6 सेकंड की एक भैंस वाली वीडियो जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, उसको देख लेना और क्लियर हो जाएगा। और ये गोल्डन वर्ड्स लिख लेना, फोर्स का एक जैसा लगना कुछ और होता है और इफेक्ट का एक जैसा आना कुछ और होता है। इतना हिस्सा कॉपी करो, न्यूटन के लॉ की लिमिटेशन पढ़ते हैं, देन इसको वाइंड अप करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, लिमिटेशन से क्या मुराद होती है? लिमिटेशन से यह मुराद होती है कि कहां पे न्यूटन के लॉस काम नहीं करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर 16 देखा था, तो उसमें भी हमने ये बात की थी कि न्यूटन के लॉस तब लगते हैं जब बॉडी मैसिव हो, मास ज्यादा हो, यानी कि मैसिव से क्या मुराद है? बॉडी का मास कैसा हो? ज्यादा हो, और बॉडी की स्पीड कम हो लाइट की स्पीड के मुकाबले में। लाइट की स्पीड हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो तमाम बॉडीज जिनकी स्पीड इसके 1% से कम है। 1% कितना बनेगा इसका? निकाल लो जरा। 1 / 100 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁶ 10⁻²। मैंने 10⁸ को दो हिस्सों में तोड़ के लिख दिया ताकि कैंसिलेशन क्या हो, आसान हो जाए। गोया क्या बना? 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर से किलोमीटर में कैसे जाते हैं? डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा। 1000 का मतलब क्या हो गया? 10⁻3। 10⁻3 ऊपर गया तो 6 में से 3 गया तो कितना बच गया? 3। यानी कि 3 × 10⁻3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि ऐसी तमाम बॉडीज जिनकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर सेकेंड से कम है और वो मैसिव बॉडीज हैं, यानी कि मास उनका क्या है? ज्यादा है, उनके ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हो। सर अब बात कुछ समझ में नहीं आई, अब समझाते हैं। देखो सर, लेकिन न्यूटन का लॉ तो मेरे ऊपर भी लग सकता है, लेकिन मेरा मास तो बहुत ज्यादा नहीं है। आप जरा समझना कि ये हम ज्यादा मास किससे कहते हैं। पहले ना ज्यादा और कम का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो एक बंदा है, उसकी सैलरी 100 रुपए है, उसका पड़ोसी है, उसकी सैलरी 150 है, 150 रुपये। वो बोलेगा कि मेरी सैलरी कम है, उसकी सैलरी ज़्यादा है। वो जो 150 वाला है उसके बराबर में बंदा रहता है, उसकी सैलरी 300 है। वो बोलेगा मेरी सैलरी कम है, बराबर वाले की सैलरी और ज़्यादा है। तो ज़्यादा और कम रिलेटिव होता है, इसीलिए कहा जाता है अपने हाल में खुश रहना सीखिए। ठीक है, ज़्यादा कम के चक्कर में ना पड़े। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहां पे जब कहा जा रहा है ना कि ये मैसिव बॉडीज पे लगता है, तो बेटे हम कंपेयर करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर न्यूटन के लॉज नहीं लगते। माइक्रोस्कोपिक से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सारी चीजें। क्योंकि इनका मास कितना होता है? इनका मास बहुत कम है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास अगर मैं बताऊं ना तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। यानी कि अगर किसी बंदे का मास 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, ये इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 10⁻31 टाइम ज्यादा है। 10⁻31 समझते हो? 1 के बाद 30 जीरोस, 30 जीरोस,
50 जीरो लगाएंगे तब जाके, इतना बड़ा मास है। तो इसलिए हम कह रहे हैं मास ज्यादा होगा तो उस पर लग जाएगा। मास ज्यादा किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो हमारा मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए न्यूटन के लॉज आराम से लगते हैं। यही तो खूबसूरती थी क्लासिकल फिजिक्स की। जब न्यूटन ने अपने लॉ दिए थे तो न्यूटन को सबसे बड़ा साइंसदान इसीलिए डिक्लेयर किया गया था क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप्स तो थे नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन का तो पता नहीं था। तो अल्टीमेटली न्यूटन के लॉज लगाने से बड़े सारे मसले हल हो जाया करते थे हमारे। This was the reason that Newton was declared and is declared as one of the greatest physicists of classical physics. मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन ने आके बताया कि माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस पे ये नहीं लगता, फिर वहां पे हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यूज करनी पड़ती है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आती है, या क्वांटम मैकेनिक्स जो क्वांटम थ्योरी से आती है, जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये सब चीजें शामिल हैं, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लास 12 में। तो न्यूटन के लॉस मैसिव बॉडीज पे लगते हैं, किताब में इसके लिए टर्म यूज होता है मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, माइक्रोस्कोपिक पे नहीं लगते। दूसरी कंडीशन क्या है? ऐसी बॉडी जिनकी स्पीड क्या है? कम है। किससे कम है? 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। और आपको पता नहीं क्या लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्पीड है। मतलब ये इतनी बड़ी स्पीड है कि साउंड भी इतनी रफ्तार से ट्रेवल नहीं करती। साउंड की जो मैं बोल रहा हूं और सामने अगर कोई बंदा बैठा है वो सुन रहा है, तो साउंड की रफ्तार है 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड, या कन्वर्ट करोगे तो 1200 किलोमीटर पर आवर। साउंड, आवाज 1 घंटे में 1200 किलोमीटर चलती है, और ये कह रहा है 1 सेकंड में 3000 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेकंड में 3000 किलोमीटर बहुत बड़ी स्पीड है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कोई बॉडी इतनी बड़ी स्पीड से मूव नहीं करती। इसलिए ऐसी तमाम से चूंकि बॉडीज कम होती हैं, इसलिए न्यूटन के लॉ आराम से अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दीज वर द 2 लिमिटेशंस रिगार्डिंग न्यूटन लॉ कि आप कहां नहीं लगा सकते, जिनका मास बहुत कम हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। किससे ज्यादा हो जाएगी? 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगी। इससे ज्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली फिर न्यूटन के लॉज में एरर आना शुरू हो जाता है। और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। आप किसी पे कहते हो भाई आप इतनी फोर्स लगाओगे तो इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ये सारी बातें आप करते हो फ्रिक्शनलेस सरफेसेस के लिए। अब दुनिया में कोई सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है। आप फ्रिक्शन मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, बट यू कैन नेवर मेक अ फ्रिक्शनलेस सरफेस जहां पे फ्रिक्शन सिरे से 0 हो जाए। तो बेटे दीज वर द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे बताना अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगले टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह मोमेंटम पढ़ेंगे और उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे।